देखो बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है और ये है बोरॉन ग्रुप एलिमेंट्स। इसमें हम बोरॉन ग्रुप एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की पीरियोडिसिटी को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की पीरियोडिसिटी को डिस्कस करेंगे। मींस बोरॉन से लेके थैलियम तक अगर हम चलते हैं तो इनके केमिकल बिहेवियर में किस तरह के चेंजेस आते हैं, इसी को हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे अपने इस टॉपिक में। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे केमिकल बिहेवियर ऑफ बोरॉन ग्रुप एलिमेंट्स, बोरॉन वर्ग के तत्वों का रासायनिक व्यवहार। तो देखो बच्चों, जो बोरॉन ग्रुप एलिमेंट्स हैं ये केमिकली एस ब्लॉक के एलिमेंट्स से बहुत कम रिएक्टिव है। समझ गए बच्चों कि जो बोरॉन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो एस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनसे बहुत कम है। रीजन क्या है? एक तो इनकी एटॉमिक साइज बहुत ही एटॉमिक साइज स्मॉल होती है। दूसरा होता है कि इनकी फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एनर्जीज का जो सम है वो काफी लार्ज होता है। और तीसरा है कि इनकी जो सरफेस होती है इस पर एक ऑक्साइड की थिन लेयर बन जाती है जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है और मेटल की सरफेस को आगे किसी भी प्रकार की केमिकल एक्शन से रोक देती है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? पैसिविटी। तो ये 3 रीजंस हैं जिसके कारण ये जो एलिमेंट्स हैं ये केमिकली कम रिएक्टिव हो जाते हैं। यही मैंने यहाँ डिस्कस किया है कि थर्ड ग्रुप, ठीक है, थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट्स आर लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। रीजन है ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज, सम ऑफ फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एनर्जी इज वेरी लार्ज। इनकी फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एनर्जीज का जो सम है वो काफी लार्ज होता है एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस, जिसे हम बोलते हैं पैसिविटी। समझ गए बच्चों कि स्मॉल एटॉमिक साइज। दूसरा होता है तो स्मॉल एटॉमिक साइज का रीजन क्या इफेक्ट पड़ता है कि साइज अगर छोटी होगी तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा रहेगा, वो इजीली रिमूव नहीं हो सकते, एक्साइटेड नहीं हो सकते। और दूसरा रीजन है कि सम ऑफ फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एनर्जी इज वेरी लार्ज। इनकी जो 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए लगी जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज्यादा लार्ज है। मींस इतनी एनर्जी नॉर्मल टेम्परेचर पर एटमॉस्फेयर से नहीं मिलती इनको। और थर्ड है कि इनकी सरफेस पर एक प्रोटेक्टिव थिन लेयर बन जाती है ऑक्साइड की, जो इनकी सरफेस को आगे किसी अन्य एटमॉस्फेरिक फैक्टर से रिएक्शन करने से रोक देती है, जिसके कारण ही ये क्या हो जाते हैं? लेस रिएक्टिव हो जाते हैं। समझ गए बच्चों कि थर्ड जो ए वर्ग है के तत्व एस ब्लॉक के तत्वों की अपेक्षा कम क्रियाशील होते हैं क्योंकि इनका परमाणु आकार छोटा है, प्रथम 3 आण्विकों का योग उच्च है और सतह पर ऑक्साइड की पतली रक्षी परत बनती है जिसे बोलते हैं निष्क्रियता। ये फैक्टर्स मिलके ही इनको क्या बना देते हैं? लेस रिएक्टिव। बट ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस नहीं देते। बस इतना है कि इनकी केमिकल जो एक्शन है वो नॉर्मल टेम्परेचर में ना होकर कुछ हाई टेम्परेचर में होती है। फिर ये इस हाई टेम्परेचर में वो सारी केमिकल रिएक्शंस देते हैं जो कि एक नॉर्मल एलिमेंट में पाई जाती है। ओके, जैसे देखो फर्स्ट है एक्शन विद एयर, वायु से क्रिया। तो अभी मैंने बताया कि नॉर्मल टेम्परेचर पर बोरॉन ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं ये कोई केमिकल एक्शन शो नहीं करते, एयर से रिएक्शन नहीं करते, वाटर से अफेक्टेड नहीं होते। ओके, बट हाई टेम्परेचर रखा जाए तब ये केमिकली एक्टिव हो जाते हैं और फिर ये एयर से रिएक्शन कर लेते हैं। यही मैंने समझाया यहाँ पर कि एट नॉर्मल टेम्परेचर बोरॉन ग्रुप एलिमेंट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एयर।
बोरॉन को एक नॉर्मल टेम्परेचर पर खुला रख दें, या एल्यूमिनियम, आपने देखा होगा एल्यूमिनियम फ्रेमिंग होती है जो, तो एल्यूमिनियम एक नॉर्मल टेम्परेचर पर कोई एक्शन नहीं करता। आपने देखा होगा एल्यूमिनियम की सरफेस पर एक धूसर सी ग्रे कलर की लेयर सी चिपकी होती है, वही एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो एल्यूमिनियम की सरफेस को रिएक्शन होने से रोक देती है। बट एट हाई टेम्परेचर दे फॉर्म ऑक्साइड एंड नाइट्राइड विद एयर। अब अगर हम इनको हाई टेम्परेचर में रखें या एयर में इनको जलाएं तो फिर ये एयर से रिएक्शन करते हैं और मेनली ऑक्साइड और क्या बना लेते हैं, नाइट्राइड। तो समझे बच्चों कि सामान्य ताप पर ये तत्व जो है वायु से कोई क्रिया नहीं करते, क्योंकि ये निष्क्रियता दर्शाते हैं। जब इनको उच्च ताप पर रखा जाता है तो ये वायु से क्रिया कर लेते हैं और ऑक्साइड और क्या बना लेते हैं, नाइट्राइड। देखो इस तरह से कि ये है एलिमेंट्स, बोरॉन ग्रुप एलिमेंट्स, और ये है ऑक्सीजन। आपने इनको उच्च हाई टेम्परेचर पर हीटेड किया, मतलब ये कंबस्जन होता है, सीधा सा क्या हो जाता है, कंबस्जन, दहन कराया, इनको जलाया तो ये इस तरह से ऑक्साइड बनाते हैं और इसमें भी बहुत अधिक हीट निकलती है। ऐसे ही नाइट्रोजन से रिएक्शन हुई, बोरॉन नाइट्राइड बन गए, बोरॉन ये ऑक्साइड है, ये नाइट्राइड है। यहाँ पर ई जो है बोरॉन से लेकर थैलियम तक, चाहे नाइट्राइड हो और चाहे ऑक्साइड, सभी एलिमेंट्स इस तरह से नाइट्राइड और ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि B2O3, Al2O3, Ga2O3, In2O3, Tl2O3। नाइट्राइड में देखोगे बोरॉन नाइट्राइड है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, गैलियम नाइट्राइड है, थैलियम नाइट्राइड है, इस तरह से। ओके, थैलियम जो होता है वो एक ऑक्साइड और बनाता है Tl2O, मींस उसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, इसलिए वो +1 का भी कंपाउंड बनाता है। ओके, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अगर हम इनके ऑक्साइड्स के नेचर के बारे में आ जाएं तो ये जो बोरॉन ग्रुप एलिमेंट्स हैं इनमें 3 टाइप्स के ऑक्साइड्स मिलते हैं, मींस एसिडिक, एम्फोटेरिक एंड बेसिक। जबकि एक्स ब्लॉक पे आपने देखा था केवल बेसिक ऑक्साइड्स बनते हैं। इनमें 3 टाइप्स के ऑक्साइड्स बनते हैं, मींस यहां पर आपको मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और मेटेलॉइड तीनों नेचर दिखाई देंगे। ओके, तो हम जानते हैं कि इसका जो इनका ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला है E2O3, V2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, गैलियम ऑक्साइड, इंडियम ऑक्साइड, थैलियम ऑक्साइड। थैलियम का एक ऑक्साइड और मिलता है Tl2O, जिसमें यहां पर थैलियम की +1 स्टेट है, जबकि इन सब में इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वो है क्या, +3। अब हम आ जाते हैं बोरॉन के ऑक्साइड के बारे में। बोरिक एनहाइड्राइड, बोरिक एसिड का एनहाइड्राइड है। ओके, इसीलिए इसको बोरिक एनहाइड्राइड भी बोलते हैं। तो ये मोर एसिडिक है और बहुत ही लेस बेसिक भी है, मींस इसमें जो मेटालिक नेचर है वो नॉन मेटालिक नेचर से बहुत कम है, और यही रीजन है कि इसे नॉन मेटालिक एलिमेंट ही लेते हैं। ओके, मींस इसमें दोनों प्रॉपर्टीज दिखती है, मेटालिक और नॉन मेटालिक, बट इनमें जो नॉन मेटालिक नेचर है वो बहुत ज्यादा है, और यही रीजन है कि हम बोरॉन को नॉन मेटालिक की कैटेगरी में ही लेते हैं। अब देखो कैसे कि बोरॉन B2O3 अगर क्यूप्रिक ऑक्साइड है, कोबाल्ट ऑक्साइड है, आप देखोगे बोरेक्स बीड टेस्ट जब होता है तो इन ऑक्साइड्स के ये जो बेसिक नेचर है, ये कैसे होते हैं, बेसिक नेचर होता है इनमें, ठीक है, कि ये बेस होते हैं, तो यहां पर ये एसिडिक नेचर शो करता है और मेटाबोरेट बनाता है, क्यूप्रिक मेटाबोरेट, कोबाल्ट मेटाबोरेट। तो यहां पर आप बोरॉन का एसिडिक नेचर देखोगे, बोरॉन के ऑक्साइड का, मींस B2O3 का यहां पर क्या है, टोटली एसिडिक नेचर। बट बोरॉन कुछ एसिडिक ऑक्साइड से भी रिएक्शन कर लेता है, जैसे कि P4O10, AS4O10, इस तरह से ये एसिडिक ऑक्साइड है। तो यहां पर देखा जाए तो ये बेसिक नेचर भी शो कर रहा है, लेकिन जितने भी एसिडिक ऑक्साइड्स हैं सबसे रिएक्शन नहीं करता, कुछ गिने चुने से ही कर रहा है, और यहां पर भी ये सब सॉल्ट बन रहे हैं। तो देखा जाए तो इसमें भी एक बेसिक नेचर भी मिलता है, बट ये ज्यादातर 90% एसिडिक नेचर ही शो करता है। इसलिए हम इस ऑक्साइड को, बोरॉन के जो ऑक्साइड को हम क्या मानेंगे, एसिडिक ऑक्साइड। अब हम आ जाते हैं एल्यूमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड्स, तो ये एम्फोटेरिक नेचर के, इनमें एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर लगभग 50-50% है।
ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स जैसे कि एल्यूमिनियम की रिएक्शन देखो आप, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन देखो आप, तो ये एसिड से भी रिएक्शन कर रहा है, वाटर फॉर्मेशन, और यहाँ पर ये NaOH से भी रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पर ये दोनों के साथ सॉल्ट बना रहा है। तो यहाँ पर ये जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसा नेचर शो कर रहा है बच्चों, एम्फोटेरिक। एल्यूमिनियम मेटल को ले लो तो भी एम्फोटेरिक है। एल्यूमिनियम एसिड से भी रिएक्शन करके हाइड्रोजन रिलीज करती है, बेस से भी NaOH से रिएक्शन करके हाइड्रोजन रिलीज करती है, तो इसके ऑक्साइड में भी यही नेचर है। और आप इसका हाइड्रोक्साइड भी देखोगे तो भी वो एम्फोटेरिक है। यही प्रॉपर्टी गैलियम में बिल्कुल होती है। तो यहाँ पर ये दोनों नेचर शो कर रहा है, तो एम्फोटेरिक। और थैलियम आयोडाइड और इंडियम, ठीक है, सॉरी, इंडियम ऑक्साइड और थैलियम ऑक्साइड की बात करें तो ये दोनों बेसिक है। ये केवल और केवल एसिड से रिएक्शंस करते हैं। मींस अगर हम यहाँ पर NaOH ले लें तो नो रिएक्शन, ओके। इसका मतलब क्या है कि थैलियम जो ऑक्साइड है TiTl2O3 वो केवल एसिड से रिएक्शन करता है, और यहाँ पर किस नेचर का शो कर रहा है, बेसिक नेचर का। अगर आप Tl2O की बात करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, समझ गए ना। अब आता है कि इनमें इस तरह का नेचर क्यों दिखाई देता है, ये एसिडिक नेचर क्यों शो कर रहा है, इनमें एम्फोटेरिक क्यों है, यहाँ पर बेसिक नेचर क्यों है, ओके। तो पहले आप इसको इतना नोट करें। अब देखो बच्चों, अगर हम इनके एसिडिक नेचर की बात करें कि V2O3 का अम्लीय गुण क्यों है, तो देखो अम्लीयता होती है, जो एसिडिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कोवेलेंट कैरेक्टर, या हम ये कहें पॉलीराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा ऑक्साइड में, उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। तो B2O3 का जो एसिडिक नेचर है ड्यू टू हाई पॉलीराइजिंग पावर ऑफ B3+ आयन। समझ गए बच्चों कि B3+ आयन की उच्च क्या हो जाती है, ध्रुवण क्षमता। इस ध्रुवण क्षमता के कारण ही इसमें क्या डेवलप हो जाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर का रीजन है B2O3 में का एसिडिक नेचर का रीजन है और हाई कोवेलेंट कैरेक्टर, उच्च सहसंयोजी गुण। अब इनमें आ जाते हैं ये एम्फोटेरिक नेचर के हैं। रीजन ये है कि यहाँ पर काफी साइज जो है ना बहुत बड़ी है और ना बहुत कम है, काफी समवॉट लार्ज, काफी कुछ बड़ी है। ऐसे में इनमें आयोनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर दोनों लगभग 50-50% हो जाते हैं, और यही रीजन है कि इनमें क्या नेचर आ जाता है, एम्फोटेरिक नेचर। अब इनकी बात करें तो इनमें बेसिक नेचर है। रीजन है इन आयंस की साइज काफी बड़ी होती है, और जहां साइज बड़ी होगी वहां आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा, आयनिक कैरेक्टर आएगा तो बेसिक नेचर आता है। तो यही रीजन है कि जो बेसिक नेचर है वो साइज ऑफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कैटायन की। और अगर आप एसिडिक नेचर की बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ, ठीक है, E+। छोटा आयन तो एसिडिक नेचर ज्यादा, बड़ा आयन तो बेसिक नेचर। अगर हम बेसिसिटी की बात करें तो यहां से लेके यहां तक बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं ये एसिडिक है, ये एम्फोटेरिक है, ये बेसिक है। तो बेसिक नेचर बढ़ेगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, आयनिक नेचर बढ़ेगा, ये सारे। और अगर आपसे कहा जाए एसिडिक नेचर का ऑर्डर बताएं तो जस्ट उल्टा लिख दें आप, समझ गए ना। ये हो जाएगा इनका एसिडिक नेचर का जो ऑर्डर है इस तरह से। ये कौन सा नेचर हो जाएगा इनका, एसिडिक नेचर, और ये कौन सा है, बेसिक नेचर। जितना ज्यादा बेसिक नेचर उतना ही ज्यादा आयनिक कैरेक्टर, जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। अब मैं इसी के साथ इनके हाइड्रोक्साइड्स के बारे में भी बता दूं, क्योंकि अलग से डिटेल में हमें नहीं लेना, केवल बोरिक एसिड के बारे में ही डिटेल लेनी है यहाँ पर। तो जैसा नेचर आप ऑक्साइड्स में देख रहे हैं, इन एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स में जिस तरह का कैरेक्टर दिखता है, जस्ट ऐसा ही इनके हाइड्रोक्साइड में मिलता है। देखो जो इनके हाइड्रोक्साइड्स हैं उनका जो फॉर्मूला होगा वो है EOH होल टाइप, जैसे BOH होल थ्राइस, ANOH होल थ्राइस, GaOH होल थ्राइस, INOH होल थ्राइस और TNOH होल थ्राइस। ये कुल मिला के इनके हाइड्रोक्साइड्स हैं। इनमें आप देखोगे इसको
ये हम बोलते हैं बोरिक एसिड, ठीक है। तो ये कैसा है, एसिडिक नेचर होता है इसमें। इन दोनों में एम्फोटेरिक नेचर है, जैसा कि अभी आपने इनके ऑक्साइड्स में देखे एम्फोटेरिक नेचर, और ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, बेसिक नेचर के। और इसके अलावा आप देखोगे थैलियम हाइड्रोक्साइड, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है। बस बिल्कुल रीजन वही है, जैसा आपने एसिडिटी का रीजन देखा, जस्ट वैसा ही एसिडिक जो है इनकी जो मतलब इनके जो बेसिसिटी थी ऑक्साइड्स में, ऐसी ही बेसिसिटी इनके हाइड्रोक्साइड्स में मिलती है। आप देखोगे ये बोरिक एसिड जो होता है BOH होल थ्राइस प्लस H2O, तो ये चेंज हो जाता है HBOH होल 4 प्लस ये, तो ये मोनो बेसिक, समझ गए ना क्या है, लुईस एसिड। ऐसा क्यों है बच्चों, क्योंकि ये अगर आप देखें तो ये OH का लोन पेयर पूरा कंप्लीट एक्सेप्ट करता है और इस तरह चेंज हो जाता है। इसमें जो प्रोटॉन फ्री हो रहा है वो इससे फ्री नहीं हो रहा है, मींस आप इसे ब्रोस्टेट बेस एसिड नहीं हो सकते, क्योंकि ये डायरेक्ट खुद H+ नहीं निकाल रहा है, बल्कि ये वाटर के थ्रू एक्सेप्ट करके, तो यहां पर इसमें OH एक्सेप्ट किया है लोन पेयर, तो ये है लुईस एसिड, और एक ही H+ रिलीज होता है, मींस यदि हम यहां पर NaOH की रिएक्शन लें तो बन जाएगा NaBOH होल 4 प्लस H2, तो ये क्या बन गया, एक सॉल्ट बन जाता है। तो ये एक एसिड है, तो यहां पर ये क्या है, एसिडिक नेचर शो करता है। अब हम आ जाते हैं कि AlOH होल थ्राइस, अगर आप इसका HCl से रिएक्शन कराओगे AlCl3 + 3H2O बन जाएगा। इसी की रिएक्शन अगर आप यहां पर ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, बेस की तरह, यहां पर ये क्या है, एसिड। अब AlOH होल थ्राइस अगर आप यहां देखें तो ये एक बेस था, अब यहां पर ये एसिड बन गया, क्यों, क्योंकि ये NaOH से भी रिएक्शन करता है और बनाता है NaAlO2 + H2O। ये क्या है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, तो ये सॉल्ट है। तो यहां पर ये एसिड नेचर भी है बेस, तो यहां पर ये क्या है, एम्फोटेरिक नेचर। और इनकी रिएक्शंस देखोगे तो ये केवल एसिड से ही रिएक्शन करते हैं। तो इनकी बेसिसिटी का आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाए तो आपको किस तरह से बताना है, तो जो इनके ऑक्साइड्स की बेसिसिटी का ऑर्डर था बिल्कुल वही इनके, ठीक है, इनमें भी मिलता है। तो BOH होल थ्राइस इससे ज्यादा बेसिक है, AlOH होल थ्राइस इससे ज्यादा बेसिक है, GaOH होल थ्राइस, InOH होल थ्राइस और TnOH होल थ्राइस, और इससे ज्यादा बेसिक होगा TnOH। तो ये इनकी बेसिसिटी का क्या है बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आपसे सॉल्युबिलिटी भी पूछ ले तो सॉल्युबिलिटी का भी ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी, इनका भी रीजन पूछे तो ये है। आयनिक नेचर पूछा जाए तो ये है, लेकिन अगर एसिडिक नेचर पूछे तो ये डिक्रीज होगा। एसिडिक नेचर में बिल्कुल उल्टा ऑर्डर हो जाएगा, जैसा कि आपने इनके ऑक्साइड्स में देखा। तो इस तरह से इनके लिए क्या है, हाइड्रोक्साइड्स। तो यहां तक समझ गए होंगे लोग। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आ जाते हैं इनके हैलाइड्स के बारे में। काफी क्वेश्चंस हैं, अभी मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि हैलाइड्स के नेचर के बारे में क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इनका फॉर्मूला क्या होगा। तो इनका फॉर्मूला है MX3, जहां M क्या हो सकता है, बोरॉन से लेकर थेलियम तक, और X हो सकते हैं फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इस तरह। ओके, बोरॉन के अगर हैलाइड्स देखें तो सारे हैलाइड्स हैं, इसी तरह एल्यूमिनियम के हैं, गैलियम के हैं और भी अदर एलिमेंट्स के, इन सब के इस तरह से ट्राई हैलाइड्स। यहां पर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3। ओके, बोरॉन के जो हैलाइड्स हैं फ्लोराइड से लेके जो आयोडाइड तक कोवैलेंट नेचर के होते हैं, चाहे एक्वस मीडियम लिया जाए, चाहे नॉन एक्वस मीडियम लिया जाए, चाहे गैसियस स्टेट में लिया जाए, ये टोटली कोवैलेंट नेचर का है। रीजन है बोरॉन 3+ आयन की जो हाई पॉलराइजिंग पावर है, इसके कारण जो BX बॉन्ड है वो टोटली क्या होता है बच्चों, कोवैलेंट नेचर का होता है।
समझ गए ना कि जलीय हो या अजलीय अवस्था हो, गैसीय अवस्था हो, इन सब में बोरॉन जो है कोवैलेंट नेचर का होता है, सहसंयोजी गुण रखता है, क्योंकि बोरॉन 3+ की उच्च ध्रुवण क्षमता है, जिसके कारण BX जो बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, सीधा सीधा कोवैलेंट। और अगर कोवैलेंट कैरेक्टर की बात करें तो आपको ऐसा ध्यान रखना है, कोवैलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ हैलोजन। जितना बड़ा हैलोजन उतना ही ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर। तो Bf3 से लेके और Bi3 तक चले तो इनमें कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। ओके, पहला पॉइंट। और जब कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता है तो आप जानते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, सॉल्युबिलिटी हो, ये सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोवैलेंट कैरेक्टर। तो इन सारे कोवैलेंट कैरेक्टर से आप इनको देख के इनके मेल्टिंग पॉइंट बता सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट बता सकते हो, इनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में बता सकते हैं, स्टेबिलिटी, ये सब फैक्टर जो हैं, स्टेबिलिटी भी हो, समझ गए ना, वो भी डिसाइड कर सकते हैं। कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। इसका मतलब है बोरॉन फ्लोराइड जो है सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर रखेगा, सबसे ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रखेगा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, सबसे ज्यादा इसकी जो सबसे कम, समझ गए ना, और सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी। अब हम आ जाते हैं EX3, इनको छोड़ दें बोरॉन को, जहां E है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो ध्यान रखें कि इनका जो कोवैलेंट कैरेक्टर है बच्चों, वो तो है जलीय नॉन एक्वस मीडियम में, मतलब जब तक इनको वाटर मीडियम, एक्वस मीडियम में ना रखा जाए तब तक ये टोटली कोवैलेंट कैरेक्टर, जैसे AlCl3। ओके, तो आप देखोगे AlCl3 जो है कोवैलेंट होता है, ओके, इन वेपर फॉर्म या डिस्क्रीट स्टेट हम ये कहें। लेकिन अगर आप इसे वाटर में डिसॉल्व कर दोगे तो जैसे ही ये एक्वस मीडियम में आते हैं वहां पर इनमें क्या आ जाता है बच्चों, आयनिक कैरेक्टर। मींस ये एक्वस मीडियम में डिसॉल्व होके और इस तरह से ब्रेक हो जाते हैं, 3+ आयन और हैलाइड आयन अलग हो गए। रीजन क्या है कि एक्वस मीडियम में आते ही जैसे ही ये आयन बनाते हैं तो आयन में 3+ आयन है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी काफी ज्यादा है और वो इनकी लैटिस एनर्जी से ज्यादा हो जाती है। मींस इनके वियोजन से, इनके डिसोसिएशन से बने आयन और फिर उसके हाइड्रेशन से जो एनर्जी निकलती है वो इन आयंस को या इन मॉलिक्यूल्स को डिसोसिएटेड करने के लिए सफिशिएंट होती है। और यही रीजन मैंने लिखा है कि आयन इन एक्वस मीडियम बिकॉज हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ 3+ आयन इज हायर देन लैटिस एनर्जी ऑफ EX3 मॉलिक्यूल। समझ गए बच्चों कि जलीय अवस्था में ये आयनिक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये आयन ब्रेक होते हैं और जो 3+ आयन बना उसकी जो जलीयोजन ऊर्जा है, हाइड्रेशन एनर्जी, वो EX को जो डिसोसिएटेड करने के लिए लगी एनर्जी है, मींस जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी से ज्यादा हो जाती है और ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल इस तरह से आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। जैसे AlCl3 को वाटर में रखोगे तो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम आयन और ये बन गया। मींस हम ऐसा लिख सकते हैं AlCl3H2 तो Al3 एक्वस और Cl-। तो जबकि यहां पर अगर हम डिस्क्रीट मॉलिक्यूलर फॉर्म में रखेंगे तब ये कोवैलेंट कैरेक्टर। यहां तक आप समझ में होगी इसे। अब देखो बच्चों, ये जो होते हैं बोरॉन के जो हैलाइड्स हैं या बोरॉन ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके जो हैलाइड्स हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। मींस इनके जो सेंट्रल एटम E है इसके वैलेंसी शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 स्वयं E के और 3 को, ठीक है, कोवैलेंट फॉर्मेशन के बाद आए। तो कुल मिला के इनके पास जो सेंट्रल एटम E है उसके वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे में ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मिनिमम एक लोन पेयर या एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिससे ये एक लुईस एसिड की तरह व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं। ओके, तो यही मैंने लिखा है कि EX3 जो है आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स बिकॉज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ E। समझ गए बच्चों कि EX3 के E एटम में जो वैलेंसी शेल है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। ऐसे में ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन पेयर तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। और जब कोई भी स्पीशीज लोन पेयर एक्सेप्ट करती है तो वो क्या होती है? लुईस एसिड। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर एक्ट्स एज अ लुईस एसिड। समझ गए बच्चों कि ये इलेक्ट्रॉन यूनियॉर्गिक है क्योंकि इनमें जो E एटम है
उसके संयोजी कोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। ऐसे में ये एक लोन पेयर ग्रहण करते हैं और एक लुईस अम्ल की तरह, छाड़ लिखिए यहाँ पर, किसकी तरह है? लुईस अम्ल के समान कार्य करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है सेंट्रल एटम E। इसके बैलेंसी इलेक्ट्रॉन अगर आप देखेंगे तो कितने निकलेंगे? 6। क्यों? क्योंकि ये 3 तो स्वयं E के हो गए और ये जो 3 हैं ये हैलोजन से मिलते हैं, 3 हैलोजन के थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। अब एक हैलाइड आ जाए तो ये उसका लोन पेयर एक्सेप्ट करके और ऐसा टेट्राहेड्रल स्टेट में आ सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, अब ये स्टेबल हो जाएगा। ध्यान रखें, बोरॉन जो होता है केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, मींस इसकी कोवैलेंसी ओनली 4 तक हो सकती है। रीजन है इसमें कोई बोरॉन में कोई वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, मींस d ऑर्बिटल एब्सेंट है, केवल एक ऑर्बिटल खाली है, वो p। तो आप देखोगे कि बोरॉन के हैलाइड्स में अगर हैलोजन ऐड होगा तो एक ही ऐड होगा। बट अब चाहे वो एल्युमिनियम हो, चाहे गैलियम हो, चाहे इंडियम, आप देखें कि ये 3 लोन पेयर तक ले सकते हैं। रीजन है इनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल, ऐसे में इनकी जो कोवैलेंसी है बढ़ के कितनी हो जाती है? 6 तक। अगर आपसे पूछा जाए कि लुईस एसिड की स्ट्रेंथ क्या होगी, मतलब कौन सा लुईस एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, कौन अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिडिटी साइज ऑफ हैलोजन और साइज ऑफ E, इन दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब हैलोजन अगर बड़ा है तो लुईस एसिड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, एसिडिटी कम। स्ट्रेंथ मींस होता है एसिडिटी के बारे में, ओके? एसिडिटी ऑफ लुईस एसिड या फिर साइज ऑफ E मतलब जो सेंट्रल एटम है उसकी साइज अगर बड़ी है तो भी लुईस एसिड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। देखो कैसे, जैसे हम ये कहें कि यहां पर हम हैलोजन सेम रखें तो बोरॉन सबसे छोटा है इसलिए सबसे ज्यादा एसिड स्ट्रेंथ होगी, लुईस एसिडिटी। हम इसको क्या लिख सकते हैं? लुईस एसिडिटी, लुईस अम्लीयता। समझ गए बच्चों कि लुईस एसिडिटी का ऑर्डर ये होगा अगर आप हैलोजन सेम रख के पूछा गया हो, और अगर हैलोजन अलग अलग हो रहे हैं और सेंट्रल एटम सेम रखा गया है तो आपको ध्यान रखना है जितना छोटा हैलोजन उतनी ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। बोरॉन के जो हैलाइड्स हैं उसमें कुछ एक्सेप्शनल नेचर है, इस ऑर्डर में वो अलग से मैं डिस्कस करूंगा। बाकी मेंबर्स में एल्यूमिनियम से लेके थैलियम तक जाएं तो आप देखोगे यही ऑर्डर मिलेगा। बोरॉन में ये ऑर्डर उल्टा है, उसका रीजन क्या है हम उसको अलग से डिस्कस करेंगे। तो यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ इस तरह से चेंज होगी, ये इंपॉर्टेंट एक तो क्वेश्चन यहां बनता है, तो आप यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अगर हम यहां पर आ जाएं, मैंने अभी आपको बताया था कि जो बोरॉन के हैलाइड्स हैं इनमें जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ इस तरह से इफेक्टेड होती है कि BF3 से लेके BI3 तक इंक्रीज होती जाती है। लुईस एसिडिटी जो है BF3 की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ हैलोजन। जबकि आपने देखा एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, अगर ये कंपाउंड्स हैं तो AlF3, ठीक है, फिर AlCl3, AlBr3 और AlI3, इनमें चाहे यहां पर एल्यूमिनियम हो, गैलियम हो, इंडियम हो, थैलियम, ये ऑर्डर मिलेगा। बट बोरॉन के हैलाइड्स में ये ऑर्डर मिलता है, ये ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन होता है। अब आता है कि ऐसा क्यों हुआ? तो देखो बच्चों, जो बोरॉन है ना, बोरॉन की जो p ऑर्बिटल वेकेंट है, ये वेकेंट p ऑर्बिटल हैलोजन की जो भरी हुई इलेक्ट्रॉन पेयर वाली p ऑर्बिटल है उसके साथ इस तरह से बैक बॉन्डिंग कर लेती है, इसे बोलते हैं p पाई बैक बॉन्डिंग। ओके, ऐसा बैक बॉन्डिंग होने से यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा, जिसके कारण यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों? 8। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये इस तरह से फ्लोरीन ने अपना एक लोन पेयर उठा के किसको दे दिया? बोरॉन को। इसने अपना लोन पेयर इस तरह से शिफ्ट किया जिसके कारण यहां बोरॉन का ऑक्टेट क्या हो जाता है? कंप्लीट। और जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा
तो बोरॉन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग पावर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और यही रीजन है कि बोरॉन का जो फ्लोराइड है इसमें p पाई बॉन्डिंग की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। समझ गए ना, क्योंकि इसमें 2p है और ये भी 2p है, तो 2p और 2p ऑर्बिटल सिमिलर साइज की हो गई, सेम साइज की हो गई, जिसके कारण इनके बीच में बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होती है। और इस तरह से 3 जगह से बैक बॉन्डिंग हो सकती है, एक बार इस फ्लोराइड के साथ, एक बार इस फ्लोराइड के साथ, एक बार, तो इस तरह से यहां पर बोरॉन का ऑक्टेट लगातार कंप्लीट बना रहेगा। और यहां पर आप देखोगे क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर। मींस अगर हम ये कहें कि Bf3 का डबल बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर हमें किस में दिखाई देगा, Bf3 में, और ये पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। अब आते हैं कि ये डिक्रीज, अब ये जो बैक बॉन्डिंग है बच्चों, अगर अब आपसे पूछा जाए कि बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या होगा, तो ध्यान रखें कि बैक बॉन्डिंग यहां पर 2p के बीच में हो रही है। अगर हम BCl3 की बात करें तो यहां पर जो बैक बॉन्डिंग होगी, मैं अभी इसको हटा दूं, अगर आप इसमें जाएं कि अगर क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, तो फिर यहां पर अगर आप BCl3 देखें तो वो ऐसा दिखेगा, ये है 3p और ये क्या है 2p। ऐसे ही तो यहां पर जो बैक बॉन्ड है वो 2p से ना होके 3d से होने लगेगी। ऐसे ही और आगे जाएं अगर हम, तो यहां पर अगर आप Br आ जाएंगे तो ये और बहुत बड़ी साइज की होगी और उसके रिस्पेक्ट में और छोटी हो जाएगी। तो जैसे जैसे हैलोजन का, मतलब जो हम ये कहें कि जो बैक बॉन्डिंग जो है बच्चों, टेंडेंसी जो है, ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ हैलोजन। जैसे जैसे साइज हैलोजन की बढ़ेगी, बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर, तो आपसे कहा जाए कि बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर ये हुआ, फिर BCl3 में और कम हो गया, Br3 में जो है और कम हो जाएगा, और Bi3 में लगभग बिल्कुल नहीं मिलेगी बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग का जब ये ऑर्डर आएगा, ऐसे में इसका ऑक्टेट जल्दी कंप्लीट होगा, इसको उतने जल्दी नहीं होगा और यहाँ बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो जब ये बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर मिलेगा तो हम कहें कि जो एसिडिटी है, और अब आप जानते हैं कि जो एसिडिटी है वो बैक बॉन्डिंग के क्या हो जाएगी, आप इतना सा ध्यान रखना है कि जो एसिडिटी है बच्चों, एसिडिटी, ठीक है, ये जो है डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग कम तो एसिडिटी ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ कि बैक बॉन्डिंग सबसे कम यहां पर मिल रही है, तो यही रीजन है कि Bf3 से लेके BCl3, BBr3 और Bi3 ये है इनकी एसिडिटी का ऑर्डर। तो बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर ऐसा मिलेगा, ओके, ये है इनकी बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर। तो यही रीजन, और यही मैंने लिखा है कि ड्यू टू बैक बॉन्डिंग ऑक्टेट ऑफ outermost cell of boron is completed, therefore lone pair accepting tendency of boron decreases, but this tendency decreases from fluorine to iodine, therefore electron, ठीक है, accepting nature increase from Bf3 to Bi3। समझ गए बच्चों कि पश्च बंधन के कारण बोरॉन में इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, जिससे अम्लीयता घटती है, ओके। तो किंतु यह प्रवृत्ति फ्लोरीन से आयोडीन तक घटती जाती है। कौन सी? पश्च बंधन। समझ गए बच्चों, पश्च बंधन की कहां तक घट रही है? आयोडीन। इसलिए इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति Bf3 से Bi3 तक बढ़ती जाती है। और इस तरह से अब आपसे अगर इसमें देखो क्या क्या पूछा जाता है क्वेश्चन, अब मैं उन क्वेश्चंस को इस तरह से बता दूं। तो देखो आप पहले तो हो गई, ठीक है, बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किस में दिख रही है बच्चों? Bf3 में, ओके। फिर उससे कम BCl3, फिर BBr3, फिर Bi3, ओके। फिर आता है अगर आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए कि बॉन्ड ऑर्डर का ये क्या होगा, तो मैंने अभी आप बताया कि यहां पार्शियल डबल बॉन्ड का नेचर, तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बैक बॉन्डिंग, ओके। मतलब बॉन्ड ऑर्डर से मतलब ना दो एटम्स के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स। मींस अगर आप यहां देखते हैं कि इस तरह से डबल बॉन्ड का नेचर आता है, तो यहां का जो बॉन्ड ऑर्डर है आप देखोगे अप्रोक्सीमेट 2 होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर का भी यही ऑर्डर मिलेगा,
एसिड। ओके, और Bi3 फिर आता है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ लिया जाए। ओके, तो बॉन्ड लेंथ जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। तो बस आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ लिया जाए तो इसमें ऐसे याद रखना है U। ओके बच्चों, कि जितनी बड़ा हाइड्रोजन जितनी कम बैक बॉन्डिंग उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ गया। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछ लिया जाए, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रश्न की बॉन्ड ऑर्डर, तो बस ये आ जाएगा इस तरह से। ये किसका ऑर्डर हो जाएगा? बॉन्ड एनर्जी। और अब आपसे एसिडिटी का ऑर्डर पूछे तो आप तो बस लिखा, ये तो पहले ही बता दिया, एसिडिटी BF3, BCl3, BBr3 और Br3। अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात की गई हो बच्चों तो इसी ऑर्डर में चेंज होता है, क्योंकि हैलोजन बड़ा साइज का होगा तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा और ऐसे में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। और अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लिया जाए तो देखो स्टेबिलिटी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एनर्जी, तो स्टेबिलिटी BF3 की सबसे ज्यादा, BBrCl3 और कम, B ठीक है, और फिर आ जाएगा BBr3 और उससे कम किसकी हो जाएगी? Bi3। तो मैंने सारे ऑर्डर बता दिए। बॉन्डिंग का, बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर BF3 में सबसे ज्यादा, Bi3 में सबसे कम। बॉन्ड ऑर्डर तो BF3 में सबसे ज्यादा, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड का नेचर होगा। बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के उल्टा होती है तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ Bi3 में होगी, और वैसे भी हाइड्रोजन सबसे बड़ा उसी में। बॉन्ड एनर्जी तो बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा। स्टेबिलिटी तो यही ऑर्डर आएगा। एसिडिटी तो ये तो आप समझ ही गए। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो इस ऑर्डर में मिलेंगे। इस तरह से आपको इनमें क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको नोट करें। अब देखो बच्चों, अगर इनकी हाइड्रोलिसिस पूछा जाए तो बोरॉन के ये तो 3 हैलाइड हैं, BCl3, BBr3, Bi3, अगर इनको हाइड्रोलाइज किया जाए तो ये बोरिक एसिड बनाते हैं और हैलोजन एसिड, और ये पूरा सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का होता है। बोरॉन का जो फ्लोराइड है ये अलग कंपाउंड बनाता है और इस तरह से ये इसका एक कंपाउंड बनता है जिसमें ये भी एक एसिडिक नेचर का होता है। AlCl3 हो या इस तरह के हैलाइड्स हो, जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स बनते हैं। इसका रीजन है इनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स होने के कारण ऐसा ही कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं H2O के साथ। 3+ चार्ज यहाँ तो 3- चार्ज यहाँ OH, और बाकी 3HCl इस तरह से यहाँ पर एसिड बनता है। तो ये भी एसिडिक नेचर के होते हैं और ये भी एसिडिक नेचर का होता है। अब आ जाते हैं कि इनका स्ट्रक्चर की बात करें तो MX3 जो होते हैं ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूलर प्लेनर स्ट्रक्चर होते हैं। डिस्क्रीट मॉलिक्यूल होते हैं, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन। AlCl3 जरूर डाइमेरिक फॉर्म में होता है, मींस Al2Cl6 ये वेपर फेज में होता है। जबकि ये अगर हम ये कहें तो ये जो है गैसियस स्टेट की बात है, जितने भी हो चाहे वो AlCl3 भी अगर गैसियस स्टेट में है तो भी इसे डिस्क्रीट मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेगा। AlCl3 अपनी वेपर स्टेट में अगर हम देखें ये किस में मिलता है? वेपर स्टेट में, चाहे फिर इसकी सॉलिड स्टेट ले तब ये डाइमेराइज्ड हो जाता है। 3 क्लोराइड में से एक क्लोराइड अपना लॉन्ग पेयर उठा के दूसरे क्लोराइड को दे देता है, ऐसा ही इसके, और इस तरह से ये बीच में जो है ये क्या है बच्चों? ब्रिज क्लोराइड, और ये क्या है? टर्मिनल क्लोराइड। ब्रिज क्लोराइड और टर्मिनल क्लोराइड उनकी तो बॉन्ड लेंथ होती है 206 पिकोमीटर, जबकि ब्रिज में ये थोड़ा बढ़ जाती है क्योंकि दोनों तरफ से खिंच जाता है ये बॉन्ड। ये बॉन्ड एंगल है 118 डिग्री का, ये है 79 और 101। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डाइमेरिक फॉर्म कब मिलता है? तो वेपर फेज में। गैसियस फेज में सभी डिस्क्रीट मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो कुल मिला के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको हैलोजेंस में, सॉरी जो बोरॉन के हैलाइड्स हैं या बोरॉन ग्रुप के हैलाइड्स हैं उनमें याद रखना है। ओके, तो यहाँ तक नोट